We'll start. First of all, thank you everyone for joining with us today for this important wellness session on dengue, flu, and typhoid. We are honored to have Dr. Ramit Singh Sambyal from Metro Hospital and Heart Institute with us. So he will, guide us through crucial information to keep us healthy and informed. And as we navigate through various seasons, understanding these kind of illnesses is vital for our well-being. Let's take this opportunity to learn how to protect ourselves and our loved ones. Without any further ado, let's welcome Dr. Sambyal. Dr. Amit, I would request you to, start the session. Yeah, hello, good afternoon, everyone. I'm Dr. Ramit. I'm consultant and head of Department Emergency Medicine at Metro Hospital, Noida. It's good to see everyone has joined in. So without wasting too much of time, let's get on to the topic that we have today, right? So as we all know, dengue is a major, public health problem. And before knowing dengue, we should have at least a brief, outlook about the past of dengue. See, dengue is a public health concern, and almost since late 1900, it has affected almost 40 to 50% of the population of the world, right? Mostly dengue affects the subtropical, tropical, and even the temperate regions of the world. मतलब कहने का क्या हुआ? I will be speaking in both Hindi and English so that it is comfortable for everyone. तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे जंगल इलाका है, हमारा साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, अफ्रीका, एंड ये इलाकों में डेंगू का जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। डेंगू बेसिकली एक वायरल इलनेस है, और इसका जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एडीज इजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। सो ये दो टाइप के मच्छर होते हैं। दे आर इजीली आइडेंटिफाइड बाय दी वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द जो उसके शरीर पे स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं। तो एडीज इजिप्टाई जो मच्छर है ये आपको हमारे साइड में ज़्यादा मिलेगा, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, गर्म इलाकों में। जबकि ठंडे इलाकों में जैसे नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे एडीज एल्बोपिक्टस जो ये नाम का मच्छर है, वहाँ पे ये डेंगू कॉज करता है। तो ये दो टाइप के मच्छर हैं जो कि डेंगू कॉज करते हैं। इसके पास्ट में हम थोड़ा सा अगर हम जाएं, डेंगू सबसे पहले, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 265 एडी से लेके 426 एडी जब ये डॉक्यूमेंटेड केस हुआ था सबसे पहले, चाइनीज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिम्टम्स में ये डॉक्यूमेंट हुआ है। उस टाइम पे चिन डायनेस्टी थी। चिन डायनेस्टी में एक डेंगू लाइक फीवर की रिपोर्टिंग हुई थी। उस टाइम पे इसको डेंगू नहीं बोलते थे, उस टाइम पे इसको वाटर पॉइजन के नाम से बोलते थे। तो वहां पे जितने भी पॉन्ड लाइक एरियाज होते थे, जो वाटर बॉडीज होती थी, वहां पे फ्लाइंग इंसेक्ट्स इसका ट्रांसमिशन करते थे। तो सबसे पहले जो रिपोर्टेड इंसिडेंस है दैट इज गोज वे बैक अराउंड 265। तो उससे हम थोड़ा आगे जाएंगे, अराउंड 1700, 17th सेंचुरी में, लगभग 1780 में। So this infection, it spread to Asia, Africa, okay, and even, as I said, in parts of North America. There, this infection basically became a dengue-like infection, जिसमें पेशेंट को जॉइंट में पेन, तेज बुखार, इस टाइप के सिम्टम्स आने लगे। एंड वन फेमस अमेरिकन डॉक्टर बाय द नेम ऑफ बेंजामिन रश, उन डॉक्टर साहब ने क्या किया, उन्होंने अपने पेशेंट्स में देखा कि बहुत जॉइंट्स में पेन, आर्थरालजिया, मायालजिया, मसल्स में पेन वगैरह होता था। तो उन डॉक्टर साहब ने इस बुखार को सबसे पहले टर्म कॉइन किया ब्रेक बोन फीवर के नाम से। तो ये ब्रेक बोन फीवर जो होता है, इसको तभी से हम बोलते हैं कि इतना जोड़ों में दर्द, इतना तेज बुखार, इतना जोड़ों में दर्द, इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से बोलने लगे। उसके बाद और आगे चलते गए 1820 के आसपास ईस्ट अफ्रीका में ये एपिडेमिक फैला।
और ईस्ट अफ्रीका में ही वहाँ की जो एक ट्राइब थी, उनकी लोकल लैंग्वेज में की डेंगा पेपो, मतलब ओवरटेकिंग बाय अ स्पिरिट। तो वहाँ की एक ऐसी सुपरस्टिशन है कि ओवरटेकिंग बाय अ स्पिरिट, दैट मीन्स, तो उन्होंने इसका नाम रखा कि डेंगा पेपो, इस डेंगी लाइक फीवर को। एंड slowly and slowly this epidemic spread to Spanish colonies, it spread to Caribbean countries, and there the English meaning of this key dengue pepo was known to be dandy fever. Dandy, not dengue, dandy fever. And ultimately this dandy fever came to be known as dengue fever around 1820. तो 1820 में इसको लगभग डेंगू फीवर के नाम से जानने लगे लोग। तो ये इतना इसका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है। और डेंगू जो वायरस होता है, इसके 4 वायरसेस होते हैं, 4 सीरोटाइप्स होते हैं, डेंगू वायरस 1 से लेके डेंगू वायरस 4। अच्छा, आप लोग ये समझेंगे कि आपकी सिंपल लैंग्वेज में कि हमें इतना घबराना नहीं है, हमें इतना डरना नहीं है, लेकिन लक्षण क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। अगर एक देखिए, एक सिंपल डेंगू फीवर होता है। सिंपल डेंगू फीवर में पेशेंट को बुखार आएगा, तेज बुखार आएगा, उसको चिल्स होंगे, ठंड लगेगी, ठीक है। बुखार 104 105 डिग्री तक जा सकता है। और बुखार के साथ पेशेंट को एक रैश आता है जिसको मैक्यूलोपैपुलर रैश कहते हैं। रेडनेस होगा, शरीर में थप्पा आएगा, मतलब एक रैश कहीं पे भी आ सकता है, चेस्ट पे आ सकता है, पेट पे आ सकता है, फोराम पे आ सकता है ना। तो ये एक रैश आपको देखना पड़ेगा। प्लस पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, यानी कि नोजिया, वॉमिटिंग, लेथार्जी, जॉइंट पेन। तो ये लगभग पेशेंट को 3 से 7 दिन तक पेशेंट सिंपल डेंगू के साथ ग्रसित रह सकता है। पेशेंट को रिकवर होने में टेक्स अराउंड 7 to 10 days। ओके। पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट, मतलब मृत्यु होने के चांसेस सिंपल डेंगू से, इट इज ऑलमोस्ट लेस देन 1%, मतलब बहुत ही कम है। तो इतना घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप घर पे रहिए, अपने आप को रिहाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, ठीक है। देखिए आपको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है, खाना खाइए, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो दूसरी चीज है जिसको हम सिवियर डेंगू कहते हैं, सिवियर डेंगू में पेशेंट विल बी हैविंग प्लाज्मा लीकेज। ओके। इसमें प्लाज्मा लीकेज होना शुरू हो जाता है। अब सिवियर डेंगू का मतलब क्या होता है, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर। मतलब पेशेंट को कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अब वो ब्लड कहीं से भी आ सकता है। आपको छोटी सी चोट लगी, नॉर्मली जो ब्लीडिंग 1 मिनट में बंद होनी चाहिए, वो पेशेंट को ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही है। पेशेंट को गट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, जीआई ब्लीड हो रहा है, थूक में ब्लड आ रहा है, उल्टी में ब्लड आ रहा है, पेशाब में ब्लड आ रहा है। तो ब्लीडिंग कहीं से भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें पेशेंट को डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम्स हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है, डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी फॉल करना शुरू हो जाता है। ये है सिवियर डेंगू। सिवियर डेंगू में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटलाइजेशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट का सारे वाइटल मॉनिटरिंग होती है, उसके ऑर्गन्स के सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो सब चीजें चेक की जाती है। मैंने आपको बताया कि ये 4 टाइप का इसमें वायरसेस होते हैं, 4 सीरोटाइप्स होते हैं। अगर पेशेंट को एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन होता है लाइफ में एक बार, उसको दूसरी बार सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन फ्रॉम दैट सीरोटाइप, वो उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, तो उसको उस से इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके। लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि जब उसको सेकंड सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होगा डेंगू का दूसरे सीरोटाइप से, जैसे सीरोटाइप 1 से इन्फेक्शन हुआ, अगर पेशेंट को डेंगू का सेकंड इन्फेक्शन होता है दूसरे सीरोटाइप से, सीरोटाइप 2 या 3 या 4 से, तो उस टाइम पे पेशेंट को चांसेस हैं सिवियर डेंगू होने के। ओके, दैट मीन्स पेशेंट को डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो ये 2 चीजें पेशेंट को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। ओके। तो डेंगू अगर एक सीरोटाइप से हो रहा है तो वो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उसी सीरोटाइप से। लेकिन अगर पेशेंट को दूसरे सीरोटाइप से इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन दैट कुड बी मोर फेटल एंड इट कुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट कुड लीड टू डेंगू शॉक सिंड्रोम, इट कुड लीड टू डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये 2 चीजें
इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने आपको जैसे ये बताया, ये दो टाइप का होता है। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जो मच्छर पेशेंट ह्यूमन को काटता है, इट टेक्स अराउंड 3 to 14 days टू मैनिफेस्ट द सिम्टम्स। ओके, तो ये सिम्टम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए पेशेंट में 3 से 14 दिन तक, अप्रोक्सीमेट 10 days या 10 to 14 days तक लगते हैं। और पेशेंट के रिकवरी में, सिंपल डेंगू की रिकवरी में इट टेक्स अराउंड 3 to 7 days। जो प्रोड्रोम ऑफ सिम्टम्स होते हैं, कुछ पेशेंट में प्रोड्रोम कहते हैं हम सिम्टम्स का, दैट इज द इनिशियल acute phase of the viral illness, that is around 3 days, the first 2 to 3 days, जिसमें पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर, ओके, अराउंड 104 to 105 degrees, पेशेंट कैन हैव अ मैक्यूलोपैपुलर रैश, जो रैश मैंने आपको बताया, एंड पेशेंट कैन हैव लेथार्जी एंड अदर सिम्टम्स। दीज फर्स्ट 3 days में पेशेंट को ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके इस टाइम पे आपको टेस्टिंग नहीं करानी है। टेस्टिंग करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, बट फर्स्ट 3 days में आपको टेस्टिंग नहीं करानी। हाँ, आप कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या टेस्ट कराने हैं? आप अब देखिए, वायरस पेशेंट के ब्लड में एंटर किया है, या तो हम वायरस को आइडेंटिफाई करें, या हम एंटीबॉडी को टेस्ट करें, या एंटीजन को टेस्ट करें। हमारे पास सारे टेस्टिंग है हमारे पास। हम वायरस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट भी है हमारे पास एंटीबॉडी और आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी टेस्टिंग भी है। ओके, तो वो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, कौन से डे पे आपको फीवर आया है, फर्स्ट डे ऑफ द फीवर, सेकेंड डे ऑफ द फीवर पे, इतनी तुरंत, अनटिल अनलेस आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है तो ही आप टेस्ट कराएं। अदरवाइज, एज आई सेड, सिंपल डेंगू मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन 1%, एंड इवन सिवियर डेंगू ऑल्सो। सिवियर डेंगू का अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, उसका मोर्टेलिटी रेट भी ऑलमोस्ट 2 to 5% ही है, ज्यादा नहीं है, 2 से 5% ही है मोर्टेलिटी रेट। और अगर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तो उसमें सिवियर डेंगू का मोर्टेलिटी रेट गोज अप टू 20%। तो ट्रीटमेंट कराना जरूरी है सिवियर डेंगू में। सिवियर डेंगू में, सिंपल डेंगू में आप घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। रिकवरी कंप्लीट होती है सिंपल डेंगू में। तो इसमें सिम्टम्स मैंने आपको बताया, जैसे कि मच्छर काटने के बाद पेशेंट को ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, चिल्स होंगे, टेम्परेचर कैन गो अप टू 104 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पेशेंट को रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक होगा, आंखों के पीछे सर में दर्द होगा, इंटेंस मसल पेन, जॉइंट पेन होगा, फ्लशिंग ऑफ द स्किन होगा, स्पेशली फेस पे फ्लशिंग होगा, छाती में रेडनेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड फीवर इट लास्ट फॉर 2 to 4 days, एंड देन 7 दिन से, मुश्किल है 7 दिन से फीवर ऊपर रहे, रिकवरी कंप्लीट रहती है। अब जब डेंगू हेमरेजिक फीवर हो रहा है, डेंगू हेमरेजिक फीवर एक सिवियर फॉर्म ऑफ वायरल इलनेस है। इट इज कॉज्ड बाय मोर देन, हाँ, डेंगू हेमरेजिक फीवर, एज आई सेड, इट इज कॉज्ड बाय मोर देन वन डेंगू वायरस। इट इज ड्यू टू डबल इन्फेक्शन, तो मतलब एक से ज्यादा सीरोटाइप डेंगू वायरस का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? पेशेंट को हेडेक हो सकता है, दैट इज कंटिन्यूअस एंड लास्ट 2 to 7 days, रैश, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, गम्स में ब्लीडिंग हो सकता है। तभी कहते हैं पेशेंट को ज्यादा जोर से ब्रशिंग नहीं करना है, जितना जोर से ब्रशिंग करेंगे तो आपकी मसूड़ों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। ब्लैक स्टूल्स, काली लैट्रिन आ सकती है पेशेंट को, जैसे चोट लगे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये टाइप का डेंगू फीवर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग और इवन फेटल। अच्छा, एक बहुत बड़ी मिथ है कि जब भी फीवर आए तो हमारी क्या आदत होती है कि हम तुरंत एक एंटीबायोटिक ले लेते हैं, राइट, जो कि नहीं करना चाहिए। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, पहली बात ये, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। ऑलराइट, तो आप लोगों को एक ये एडवाइस है, जब भी फीवर आता है, टेक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, पानी खूब सारा पीजिए, बिकॉज देर आर इनसेंसिबल बॉडी लॉसेस। आपको पता नहीं होता है कि हमारे शरीर से फ्लूइड लॉस हो रहा है जितना हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। तो जितना हाई ग्रेड फीवर आएगा, वायरल फीवर्स आर यूजुअली हाई ग्रेड फीवर्स, दे आर मोर देन 100, 300, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसमें आपको क्या करना है? पानी खूब सारा पीना है, अपने आप को हाइड्रेशन हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करके रखना है। तो एंटीबायोटिक नहीं लेना है, बिकॉज ये तो वायरल इलनेस है।
एंड सेकेंडली WHO रिकमेंडेड है, अभी तक डेंगी वायरल इन्फेक्शन में कोई एंटीवायरल दवाई बनी नहीं है, तो एंटीवायरल दवाई लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल ट्रीटमेंट इज ओरल रिहाइड्रेशन। अगर आपको मॉडरेट डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको प्यास लग रही है, आपको बहुत थकावट हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, आप ORS ले सकते हैं, पानी खूब सारा पीजिए, फ्लूइड्स बहुत सारे लीजिए, जूस लीजिए। ऑलराइट। और फीवर के लिए सिंपल आप पैरासिटामोल दवाई खाइए। एक और मिथ ये है कि बहुत, क्यों डेंगी एक ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक्यूट जॉइंट पेन होता है, मसल में पेन होता है, तो पेशेंट डिड पॉप अप पेन किलर। ओके, एनसेड्स लेते हैं, पेन किलर लेते हैं जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए। अगेन, इससे आपको नुकसान ही होगा। तो एनसेड्स लेने का भी रोल इसमें नहीं है। आप एनसेड दवाई, पेन किलर्स अवॉइड करें अनटिल अनलेस आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है पेन किलर लेने के लिए, तो आप पेन किलर भी आप नहीं लें खुद से। ठीक है। टेस्ट करना है, फ्लूइड्स आपको लेने हैं। और इसके बाद जो इसकी वैक्सीनेशन है, इसकी वैक्सीन भी है डेंगू की, जिसका नाम है डेंग वैक्सिया। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में बनी है डेंग वैक्सिया वैक्सीन। तो इस वैक्सीन को लेने का एक एज ग्रुप होता है, जिसका एज ग्रुप है 9 to 16 ईयर्स, 9 साल से 16 साल की एज ग्रुप में ये वैक्सीन दी जाती है। इसकी इंडिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये उन्हीं पेशेंट्स को दी जाती है जो पेशेंट्स प्रीवियसली दे आर इन्फेक्टेड विद डेंगीज, या उनका इन्फेक्शन स्टेटस हमको पहले से पता नहीं है। अगर आपने किसी भी ऐसे पेशेंट को ये वैक्सीन दे दी जिस पेशेंट को डेंगी नहीं है, तो उस पेशेंट में ये और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से डेंगी हो सकता है। राइट। तो ये उसी पेशेंट को दी जाती है वैक्सीन जो पेशेंट में पहले से डेंगी हो चुका था, तो लाइफ में दोबारा डेंगी ना हो, तो उसमें उस पेशेंट को ये वैक्सीन देते हैं। इस वैक्सीन का कोर्स होता है 0, 6 and 12 मंथ्स में। 3 वैक्सीन का ये डोज होता है, सबक्यूटेनियस ये वैक्सीन लगती है, डेंग वैक्सिया के नाम से ये वैक्सीन आती है। नाउ वी कम टू द अदर पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिस्कशन का, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ डेंगी, है ना। तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? ये जो डेंगू का मच्छर होता है, इसका काटने का टाइम सुबह और शाम का होता है, दैट इज द पीक टाइम। दैट इज, इट बाइट्स एट डॉन एंड एट डस्क। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन इज ऑलमोस्ट 2 वीक्स। ठीक है, इट कैन ले एग्स अबाउट 3 times इन इट्स लाइफ टाइम, अबाउट 100 eggs आर प्रोड्यूस ईच टाइम। अभी कहाँ कहाँ पे ग्रो करता है ये तो वी नो एवरीथिंग, है ना। हमारे घर पे गमले रखे हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हैं, उन फ्लावर पॉट्स के अंदर ये ग्रो कर सकता है। फ्लावर पॉट की प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के अंदर ये ग्रो कर सकता है। जो गमले हैं, गमलों के अंदर जो हमारी मिट्टी है, जो हार्ड मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर ये ग्रो कर सकता है। जो हमारी घर में बाथरूम में फ्लशेज हैं, उन फ्लशेज के पीछे पानी इकट्ठा होता है, उस पर ये ग्रो करता है। नालियां हैं, नालियों में ये ग्रो करता है ना। रोड साइड ड्रेन्स हैं, तो स्कपर ड्रेन है, रोड साइड ड्रेन है, गटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सब जगह पे ये, जहां जहां पानी इकट्ठा हो रहा है, पत्तियां हैं और एसी के जो वो है ट्रे हैं, उनमें ये इकट्ठा, जो पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पे ये मच्छर ग्रो करता है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? ये तो ब्रीडिंग साइट्स है। प्रिवेंशन के लिए हमें कुछ इंसेक्टिसाइड, है ना, कुछ हमें इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए। तो इंसेक्टिसाइड आपको याद रखना चाहिए, 2 इंसेक्टिसाइड होते हैं जो केमिकल कॉम्पोजिशन उनका ये है, डीट के नाम से आता है, DEET। उसका फुल फॉर्म है NN डाई इथाइल 3 मिथाइल बेंजामाइड। तो हमें वो, जब भी हम कोई ऐसी केमिकल ले रहे हैं, तो उसमें ये देखना चाहिए कि डीट कंटेनिंग मॉस्किटो। एक कुछ साल पहले ये एक ऐसी वो आई थी, न्यूज आई थी कि डीट कैन कॉज स्किन एलर्जी और इस टाइप का वो था, बट अभी इट इज FDA अप्रूव्ड ये है। तो ये सारा अप्रूव्ड है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, डीट कंटेनिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स। एंड सेकेंडली, जब हम कपड़े पहन रहे हैं, इवन हम कपड़ों में भी परमेथ्रिन कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली आप जिस डेंगी एंडेमिक कंट्री में जा रहे हैं,
तो स्पेशली आप कोई बाहर